नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है, पूर्णतया पूरा देखा करो उसका। और हर प्रकार की वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको ज़रूर चेक करना है। जो भी नए अपडेट होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए जाते हैं तथा किसी भी प्रकार की मैन मेड मिस्टेक्स को उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं क्या कि वीडियो देखा, नोट्स बनाए और आपने क्या फिर उसको बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। मेरे कहने से जो भी मैन मेड मिस्टेक्स है वो रिमूव हो जाएगी उसमें, और जो भी नया डेटा होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए लास्ट वीडियोज़ में अपन ने बहुत प्रकार के बलों के बारे में स्टडी करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो, पहले बल अपन ने इसीलिए पढ़ा था, जैसे सपोज करो क्या कि कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, वो एक विराम अवस्था में रखी हुई है। अब आपने क्या करा, उस पर कुछ बल लगाया, कुछ बल दिया तो उसकी गति, वो गति अवस्था को धारण कर लेगी ना। तो कहने का मतलब क्या, किसी भी पड़ी हुई या स्थिर रखी हुई वस्तु में आपने किसी भी तरीके से कोई बल अप्लाई करा, बल लगाया, तो वो वस्तु गतिशील अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार की गति से संबंधित, गतियों से संबंधित सबसे पहले इस भाई साहब ने, इनका पूरा नाम क्या था, देखो ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने कब 1687 में गति से संबंधित अपने 3 प्रकार के नियमों को बताया था। कितने नियम दिए थे इन्होंने? 3 नियम दिए थे इन्होंने। देखिए, ये जो नियमों के बारे में इन्होंने जो भी बताई थी कहानी, वो उनकी कुछ बुक हुआ करती थी जिसका नाम था फिलोसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, पूछा जाता है बहुत बार। फिलोसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अब देखो, बहुत बार तो क्या होता है कि आप लोगों को केवल ये नाम ही ध्यान में रखना है, मोस्टली प्रिंसिपिया, है ना, यही ऑप्शन में आ जाता है और यही बताना होता है अपने को, है ना। पूरा कंप्लीट पूर्णतया नाम ये था उस बुक का, है ना। प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत कहा जाता है इसको, यदि दूसरी भाषा में बात करें। प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, ऐसा ध्यान में रखना है बुक से संबंधित आप लोगों को। अब देखो, अपन क्या करेंगे, 3 प्रकार के नियमों को 1 बाय 1 डिटेल्ड स्टडी करेंगे, एक एक करके। तो देखो, मैं एक संगठनात्मक ढांचा बना देता हूं, ढांचे का निर्माण कर देता हूं, उसी ढांचे की सहायता से अपन सभी प्रकार के नियमों को कवर कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी न्यूटन की गति के नियमों से संबंधित, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। देखो, मैं क्या कर देता हूँ, सारे प्रकार के नियमों को एक ढांचे में अपन समराइज कर देते हैं, फिर 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे डिटेल से। देखो, इन न्यूटन के गति के नियमों को 3 भागों में बांट देते हैं अपन। 3 ही तो नियम दिए थे इन्होंने, तो 3 भागों में अपन ने इसको क्या कर दिया, बांट दिया। इधर ऐसे लिख दूं, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम। देखो, होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं, या इन बलों के द्वारा उत्पन्न नियमों से आप लोगों को गति के नियमों से क्या चीज मिली वो पूछ लिया जाता है। तो देखो, इन सारी चीजों को अपने को कवर करना है। देखो, इस न्यूटन की गति के पहले नियम को और भी कुछ नाम दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, जड़त्व का नियम।
अब जो जो नए नाम आ रहे हैं आप लोगों के सामने, उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जड़त्व का नियम, या इसको ऐसे भी कहा जाता है क्या, गैलीलियो का नियम। ऐसे ही देखो, इस न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। सारे प्रकार के नियमों के बारे में 1 बाय 1 डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ऐसे ही देखो, तीसरे नियम का भी कुछ उपनाम होता है, क्या देखो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये इसको ऐसा भी बोल दिया जाता है प्रतिक्रिया का बल नियम, प्रतिक्रिया का बल नियम। देखो, अपन ने इन 3 प्रकार के बलों के बारे में स्टडी करनी है अपने को। तो देखो, मैं क्या कर देता हूं, देखो अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये पहला नियम, पहले नियम से अपने को मिलेगा क्या, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इस पहले नियम से ये चीज प्राप्त होती है क्या, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के कौन से नियम से प्राप्त होती है, तब आप हमेशा ध्यान में रखना पहला नियम जवाब देना है, ठीक है। ऐसे देखो, दूसरे नियम में आप लोगों को बहुत प्रकार की चीजें पढ़नी है क्या, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दूसरे नियम से आप लोगों को क्या मिला, तो दूसरे नियम से ध्यान में रखना आप लोग, बल का सूत्र प्राप्त होता है हमेशा, है ना, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, है ना। और वो क्या मिलेगा अपने को, F = ma, ये अपन बहुत पहले डिस्कस कर चुके। अच्छा, ये दूसरे नियम को पढ़ेंगे तब डिटेल्ड अपन एक और चीज के बारे में चर्चाएं करेंगे क्या, यहां से आप लोगों को ये भी चीज प्राप्त होगी कुछ ना कुछ। ये क्या है, ये P है, मोमेंटम, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, इसके बारे में अभी चर्चाएं करने वाले हैं अपन। अब देखो, ऐसे पता चल गया कि बल की परिभाषा पहले नियम से प्राप्त हुई, बल का सूत्र दूसरे नियम से प्राप्त हुआ आप लोगों को। ऐसे ही देखो, तीसरे नियम से आप लोगों को क्या मिला, तीसरा नियम, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कहने का मतलब प्रत्येक क्रिया की बराबर, समान लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सपोज करो मैंने क्रिया बल को F1 बोल दिया और प्रतिक्रिया बल को यदि मैंने F2 बोल दिया, तो इन दोनों का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ऐसा ध्यान में रखना आप लोगों को। अब देखो, ये तो बात हुई कि नियमों के उपनाम क्या क्या होते हैं और उनसे अपने को क्या क्या चीजें मिली। आप लोगों को इनसे संबंधित उदाहरण भी पूछ सकता है वो, समझ रहे हो ना। तो जब जब वो उदाहरण की बात करेगा, तब मेरे कहने से आप लोग हर प्रकार के नियम के उदाहरणों को कैसे ध्यान में रखना है। तो देखो, मेरे कहने से ऐसा ध्यान में रखना, मैंने क्या कर दिया, सपोज करो कोई चीज एक है, एक क्वांटिटी है अपने पास, मैंने क्या करा, उसके बराबर बराबर 2 भाग कर दिए, 1/2 प्लस 1/2। ये जो आधा भाग है ना, आधा भाग ये कहीं ना कहीं इसका स्थिर अवस्था में होता होगा, और ये आधा भाग इसका कहीं ना कहीं यदि गतिशील अवस्था में होता होगा, तो उसमें न्यूटन की गति का पहला नियम काम करेगा। समझ रहे हो ना बात को। दूसरे नियम के जो जो अपन उदाहरणों के बारे में, जिन जिन उदाहरणों के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे, उन उदाहरणों को अपन ऐसे ध्यान में रख लेंगे। देखो, क्या इस वाले नियम में अपने को फाइनली इसको 0 करना है। यदि कोई वस्तु किसी भी वेग से आ रही हो, किसी भी वेलोसिटी से आ रही हो, उस वेलोसिटी को फाइनली अपने को क्या करना है, 0 करना है। और इस नियम का तो डायरेक्टली आप लोगों के पास में एग्जाम्पल है कि 2 समान प्रकार के बल है ना, लेकिन दोनों की दिशा क्या, उल्टी, मतलब बाप इधर तो बेटा इधर, समझ रहे हो ना। हाँ, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी। कहने का मतलब क्या हुआ कि उल्टा काम करेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों का परिमाण जो होता है वो लगभग बराबर होता है। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो, यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मेरे को कुछ समय के लिए आप लोग अच्छे से सुनना। आप देखो क्या क्वेश्चन कैसे आएगा आप लोगों के, ऐसे पूछेगा। देखो, मैं कुछ बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करना। क्या, यदि आप लोगों को ऐसे पूछे कि न्यूटन की गति का पहला नियम किसने दिया, न्यूटन शब्द नहीं आएगा, ऐसे आएगा गति का पहला नियम किसने दिया। तो पहला नियम सबको पता है, पहला भले दूसरा भले तीसरा किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। समझ रहे हो ना। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि पहले नियम को और क्या कहा जाता है, तो ये 2 उपनाम ध्यान में रखना आप लोग, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि जड़त्व का नियम किसने दिया, तब मेरे कहने से ऐसे जवाब देना आप लोग की गैलीलियो ने दिया था। और गति का पहला नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था।
समझ रहे हो ना बात को। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। और गति का पहला नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। देखो भैया, पहले नियम अपने को ऐसे बोलता है क्या, यदि पहले नियम का स्टेटमेंट यह है कि यदि कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में पड़ी है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, एक समान वेग से क्या गति कर रही है तो वो गति करती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया हो आपने। समझ रहे हो ना बात को। ये हो गया गति के पहले नियम का स्टेटमेंट, कथन क्या कहता है अपने को। अब देखो फिर ये जड़त्व क्या आ गया, ये जड़त्व क्या आ गया, तो देखो जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है कि किसी वस्तु की एक समान गति की अवस्था को, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व किसको बोलोगे? किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को या एक समान गति की अवस्था को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। और ये जड़त्व का नियम दिया किसने था? गैलीलियो ने। इसी कारण गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और पहले नियम से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला नियम क्यों पढ़ा आप लोगों ने? क्या मिला आपको पहले नियम से? तो बल की परिभाषा प्राप्त हुई। समझ रहे हो ना कि बल वह बाहरी कोई कारक हो गया कि किसी वस्तु पर यदि आप बल लगाओगे तो वो उसकी गति में परिवर्तन ला देगा। समझ रहे हो ना। गतिशील वस्तु को स्थिर भी बना देगा और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गतिशील भी कर सकता है बल। समझ रहे हो। तो पहले नियम से अपने को बल की परिभाषा प्राप्त हुई। अब देखो भैया, मैंने ऐसे लिखा कि एग्जाम्पल ऐसे ध्यान में रखने हैं आप लोगों को क्या, कि यदि किसी वस्तु का आधा भाग स्थिर अवस्था में हो और आधा भाग गतिशील अवस्था में हो तब उस पर गति का पहला नियम काम करेगा। आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेगा वो क्वेश्चन, उदाहरण देगा। जैसे सपोज करो क्या, आधा भाग स्थिर अवस्था में और आधा भाग गतिशील अवस्था में कैसे होता है, तो ये जो जड़त्व आप मैंने बताया कि किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को जड़त्व कहा जाता है। ये जड़त्व स्थिर वाला भी हो सकता है और गति का जड़त्व भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के उदाहरणों को अपने को कैसे कवर करना है, कैसे कैच करना है। देखो सपोज करो क्या कि आप किसी बस में बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। आप बस में बैठे हो सीट पर, है ना, और बस वाले ने एकदम से एक्सीलेटर दबा दिया। समझ रहे हो ना बात को। तो एकदम से एक्सीलेटर दबाया तो बस तो किधर गई? बस तो एक्सीलेटर दबाएगा तो कॉमन सेंस की बात है आगे ही जाएगी ना। बस आगे गई, लेकिन आपका जो शरीर है उस शरीर का आधा भाग तो क्या है? सीट पे है, और ये आधा जो भाग है ये कुछ ना कुछ क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। यदि बस इधर जाएगी एकदम से अचानक से तो आपके बॉडी का आधा पार्ट, है ना, क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। तो आधा भाग तो स्थिर ही रहा है ना आप लोगों का, जो सीट पे है वो तो मोस्टली स्थिर ही रहता है, और आधा भाग गति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो आधा भाग स्थिर और आधा भाग गतिशील अवस्था में होगा, तब ऐसा होगा। या फिर सपोज करो एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई बस चल रही है और बस वाले ने अचानक ब्रेक लगा दिए, तो बस क्या, बस सपोज करो बस इधर जा रही थी तो बस रुकने की कोशिश करेगी वापस इधर, और आप कहाँ जाओगे? उसके विपरीत दिशा में, है ना। ऐसा जब होगा तब आप लोगों के शरीर में गति आएगी, लेकिन वो गति कैसे आएगी? ब्रेक लगाएगा तो आप थोड़ा सा ही तो आगे जाओगे। समझ रहे हो ना। नहीं साहब, हम तो ड्राइवर साहब के पास पहुंच गए थे, अरे उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया होगा, है ना। ऐसे ऐसे केसेज में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या, जब आधा भाग स्थिर अवस्था में और आधा भाग गतिशील अवस्था में हो तब गति का पहला नियम काम करता है। ऐसे ऐसे उदाहरण पूछे जाते हैं। या फिर सपोज करो आप किसी पेड़ पे हो, चढ़ गए पेड़ पे, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, और आपने क्या कर रखा है, देखो आपको पता है कि उस पेड़ के जो भी फल फूल वगैरह है वो आप लोगों को चाहिए। तो आपने क्या करा, पेड़ पे चढ़ के उस पेड़ की डालियों को या टहनियों को हिलाया, है ना। सपोज करो कोई झाड़ी के पेड़ पे चढ़ गए बेर खाने, है ना, तो आपने उसको हिलाया। तो आप कल्पना करो क्या कि आप इतने बाहुबली तो हो नहीं कि पूरी की पूरी झाड़ी को उठा के रख दोगे नीचे, है ना। आपने उसकी डालियों या टहनियों को ही तो हिलाया होगा। तो उस झाड़ी का आधा भाग डालियों या टहनियों वाला भाग ही तो गति अवस्था में आया। जो भाग तने के रूप में, जड़ों के रूप में नीचे है वो तो स्थिर ही है। यदि जड़ें हिल गई तो नेक्स्ट ईयर बेर नहीं लगेंगे, फिर झाड़ी के सूख जाएगी।
तो कहने का मतलब क्या, किसी भी पेड़ की शाखाओं को या टहनियों को हिलाने पर उस पर लगे हुए पत्ते, फल, फूल आदि झड़कर नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो उस केस में उस पेड़ का आधा भाग स्थिर अवस्था में होगा और आधा भाग उसका कौन सी अवस्था में होगा, गतिशील अवस्था में होगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखने की जब जब आप लोगों को आधे भाग स्थिर अवस्था की और आधे भाग गतिशील अवस्था की बात करें, तब प्रत्येक बार गति का पहला नियम जवाब देना है। ये था पहले नियम के रिगार्डिंग बहुत प्रकार की चीजें ध्यान में रख लोगे ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो भैया, अपने को दूसरे नियम पर आते हैं अपन। देखो दूसरा नियम अपने को क्या कहता है। देखो यदि आप लोगों को ऐसे पूछे कि दूसरा नियम आपने पढ़ा क्यों, आपको दूसरे नियम से मिला क्या, तब बता दोगे ना डायरेक्टली ढांचे को देख के कि दूसरे नियम से अपने को क्या प्राप्त हुआ, बल का सूत्र प्राप्त हुआ। अब देखो भैया, मैंने एक और चीज लिख दी इसमें, क्या, ये बल का सूत्र F बराबर m है। इसका मापन किस में करा जाता है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे न्यूटन आया, कैसे डाइन आया, ये बहुत प्रकार की चीजें अपन ने बहुत पहले ही डिस्कस कर ली ना। हाँ, तो ध्यान में रखा करो, जो चीज आ चुकी उसको दोबारा रिवाइज नहीं होगा। यदि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हो। देखो मैंने क्या करा, मैंने एक और चीज लिख दी यहाँ पर ही। ये क्या आ गया यार इसमें, ये क्या है ये। तो देखो दूसरे नियम को अपन ध्यानपूर्वक तरीके से डिटेल पढ़ते हैं। इस ढांचे की एक पार्ट को रफ कर देता हूं। देखो भैया, बहुत इजी कंसेप्ट है, गति के नियमों को बहुत अच्छे से कवर करना है। देखो क्वेश्चन आता है इनका, मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो इसकी कहानी तो फिनिश है। इस न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आप लोगों को बल का सूत्र, बल का व्यंजक प्राप्त हुआ कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m गुणा a। ऐसा ही तो प्राप्त हुआ ना आप लोगों को, है ना। तो इसके बारे में तो ये वाली चीज तो अपन बहुत पहले डिस्कस कर चुके। नई चीज क्या आई, नई चीज ये आई, देखो क्या लिख दिया मैंने, P बराबर m गुणा v। क्या है ये, तो देखो एक चीज आती है जिसको बोला जाता है क्या, इधर मेंशन कर रहा हूं मैं, संवेग। ये क्या आ गया, इसको कहा जाता है क्या, मोमेंटम। और देखो इसको डिनोटेड करा जाता है P से। और मैंने क्या लिखा, P बराबर क्या, m इंटू वी। इसका मतलब क्या हो गया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, वेग। ध्यान में रख लोगे ना। देखो भैया, अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछेगा इससे रिलेटेड। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एक बार पहले प्रीवियस किसी पेपर में ऐसे पूछा गया था क्या, कि किसी वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि निकल के आती है। ऐसे पूछा कि किसी वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि निकल के आती है। तो मैं वेग को यदि बराबर के इधर भेज दूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो बचेगा क्या इधर, द्रव्यमान। हर तरह से आप लोगों को तैयार रहना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेता है। समझ रहे हो ना बात को, मोस्ट इंटेलिजेंट बन जाओ अब, है ना। हर प्रकार की चीजों को कैच करना है, ठीक है। अब देखो, तो आप लोगों को पता चल गया क्या कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। ध्यान में रख लोगे ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है इसका, उस पर चर्चाएं करते हैं। देखो भैया, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान में रखना। देखो मैं क्या कर देता हूं, देखो इसको P से लिखा, इसको M से लिखा और इसको V से लिखा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। ये न्यूटन की गति के नियमों से मोस्टली क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्या, आप लोगों को कभी भी एक वस्तु के बारे में नहीं पूछेगा, तो दो वस्तुओं का वो कंपैरिजन करवाएगा। और क्वेश्चन कैसे देगा आप लोगों को, देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से, यदि देखना, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। क्या कि दो वस्तुएं हैं आपके पास और वो दोनों वस्तुएं समान चाल, समान वेग से गतिशील है। चाल बोल दो या वेग बोल दो, समझ रहे हो ना बात को। दो वस्तुएं यदि समान चाल या समान वेग से गतिशील हो, तो बताओ संवेग जो होगा,
संवेग जो होगा वो ज्यादा कौन सी वस्तु का होगा, ऐसे पूछेगा। प्लस लगा दिया मैंने, इसका मतलब ज्यादा। समझ रहे हो ना बात को। दो वस्तुएं जिनका चाल या वेग, इसका मतलब ये समान है दोनों का, ये वाली चीज क्या है, इक्वल है। तो ये किसका ज्यादा होगा, संवेग किसका ज्यादा होगा। तो देखो मेरे भाइयों क्या, कि यदि ये तो दोनों का बराबर है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा अब, है ना। तो ज्यादा P किसका होगा, ज्यादा P उसी का होगा जिसका m ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना बात को। इसका मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसी वस्तु का संवेग भी तो अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों को। या इसी क्वेश्चन को कर दो उल्टा, है ना। दो वस्तुएं हैं और उन्हीं दोनों वस्तुओं का अब की बार क्या है, दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का समान द्रव्यमान है। मतलब सपोज करो दोनों वस्तुएं 10 किलोग्राम की है और आप लोगों को पूछ लेगा कि अब बताओ भैया मुझे संवेग ज्यादा कौन सी वस्तु का होगा। तब आप लोगों को क्या बताना है, अब की बार द्रव्यमान को समान कर दिया तो द्रव्यमान कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और संवेग किसका ज्यादा होगा, जो वस्तु अधिक वेग से अधिक रफ्तार से चलेगी उसी का संवेग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ध्यान में रख लोगे ना। या फिर दो प्रकार के क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है आप लोगों को, है ना। और तीसरा प्रकार का जो मैंने बताया था कि एक बार ऐसे पूछ लिया था कि किसी वस्तु की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि निकल के आएगी, तब द्रव्यमान बताना है, बता दोगे। या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, देखो क्या क्या है वो तरीका। ऐसे पूछेगा, देखो आप लोगों को दे देगा कोई क्या, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दे देगा और इस वस्तु की चाल भी दे देगा, एक वस्तु की, है ना। फिर दूसरी वस्तु का द्रव्यमान भी दे देगा और उसका वेग चाल भी दे देगा। समझ रहे हो। फिर ऐसे बोलेगा कि दोनों वस्तुओं की संवेग का अनुपात बताओ। जैसे सपोज करो मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से जज करना है। क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। देखो कैसे, क्या दो वस्तुएं हैं, है ना। तो पहली वस्तु के लिए तो इनको 1 1 बोल दूंगा मैं, और दूसरी वस्तु के लिए अपन क्या बोल देंगे, इनको 2 2 2 ऐसे बोल देंगे, है ना। दो वस्तुएं हैं, देखो P1 की यदि मैं बात करूं तो एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा उसका वेग किसमें, चाल किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड। और एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम और उसकी वेग चाल समान है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ कि इन दोनों वस्तुओं के संवेग का अनुपात क्या होगा। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा, तो मैंने क्या कर दिया, बटा लगा दिया। तो P1 बटे P2, संवेग पहली वस्तु का और संवेग दूसरी वस्तु का बराबर क्या होगा। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर डायरेक्टली आप लोग काट देना, ऐसे 2 से 2 कैंसिल आउट, मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल आउट, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, है ना। क्या बचा, देखो 5 बटे 10, 5 एक बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो 1 बटा 2। तो इसको आप बोल सकते हो ना कि दोनों वस्तुओं के संवेग का अनुपात क्या होगा, 1:2। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बहुत अच्छे से समय रहते हुए आप लोगों को ऐसी चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखो जो इस संवेग पे आधारित संवेग संरक्षण का नियम होता है, और उस संवेग संरक्षण के नियम पर आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है। यदि एग्जाम्पल की बात करें संवेग संरक्षण के नियम से आधारित, तो आप लोगों की जो रॉकेट होती है उस रॉकेट का उड़ना, ध्यान में रख लोगे ना, रॉकेट का उड़ना कौन से नियम पर आधारित है, तब आप लोग बता देना कि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और बंदूक से जो गोली का निकलना है ना, निकलना, वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऐसा ऐसा यदि पूछे तब बता देना। अब बात करते हैं कि अपन ने सब कुछ जाना, दूसरे नियम को पढ़ा, इसलिए पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या मिला, इसलिए पढ़ा कि उससे बल का सूत्र प्राप्त हुआ। और बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m गुणा A। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे ऐसे बताना कि MKS या SI पद्धति के अनुसार बल का मापन किसमें करा जाता है।
और सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मापन किसमें करा जाता है और दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। ऐसे ही देखो क्या, इसी दूसरे नियम से अपने को एक और नई चीज मिली जिसका नाम था क्या, पी। पी का मतलब मोमेंटम, संवेग, इसको पी से डिनोटेट करा जाता है। और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। देखो इस संवेग की कहानी भी और इसके बहुत प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में भी अपन ने जाना, समझ रहे हो ना। यदि मैं आप लोगों को ऐसे पूछना चाहूं कि भैया जैसे बल का आपने मापन करा था पहले, कभी कमेंट बॉक्स में बताओगे ना आप तो मेरे को कि कैसे करा था, है ना। वैसे ही संवेग का मापन किसमें करोगे आप लोग, समझ रहे हो ना। देखो इसका मतलब संवेग के मापन का पता करने के लिए इन दोनों के मापन का पता होना चाहिए। और ये दोनों प्रकार के मापन आपके इस फॉर्मूले में मैंने बताए थे, बहुत अच्छे से याद करो। द्रव्यमान का तो डायरेक्टली लिख दोगे, यदि एसआई पद्धति को फॉलो करेगा तब किलोग्राम में, और सीजीएस पद्धति को फॉलो करेगा तब ग्राम में। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या, दो वस्तुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। याद करो वो क्लास, वो वीडियो है ना, जब आप लोगों को साथ में सारे के सारे प्रकार की चीजें मेजरमेंट से रिलेटेड मैंने निकाली थी, जनरेट करी थी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इस संवेग का मेजरमेंट कैसे करोगे आप लोग, पक्का कमेंट बॉक्स में बताना है ना। हाँ, जो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, और वीडियो को कंप्लीटली देखा करो आप लोग, तभी आनंद आता है, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ से पक्का बताना है, नहीं बताओगे तो फिर वो वाला केस अप्लाई हो जाएगा, है ना, माँ सरस्वती वाला। सब ईमानदार हो। अब देखो भैया, इस वाले दूसरे नियम में मैंने एक कोड लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, v = 0। अरे ये क्या है, v बराबर 0। इस v को 0 करना है, कर दो 0। कैसे करोगे भैया, धीरे धीरे होता है 0, एकदम से नहीं होता। आप चल रहे हो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना, और एकदम से ब्रेक मारोगे तब क्या होगा, सबको पता है। तो धीरे धीरे ब्रेक भी धीरे धीरे टच करने पड़ते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कैसे पूछेगा वो। कोई जैसे मोस्टली लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना। हाँ, जो चीज़ हो रही है उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, है ना, अदरवाइज तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्रिकेट अपन खेलते हैं, तो जैसे सपोज करो क्या, अपन वैसी जगह पे लगे हुए हैं जहाँ पर क्या, कहीं पे भी लग जाओ बॉल तो आनी है। यदि कोई लंबी हिट मारेगा तब हो सकता है आपके पास कैच भी आ रही हो। या विकेट कीपर को देखा करो आप लोग क्या, कि बहुत तेज गति से कोई बॉल आती है तो विकेट कीपर क्या करता है, उस अपने हाथों को उस बॉल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे धीरे धीरे पीछे लेके जाता है। होता होगा ऐसा, है ना। किसी बल्लेबाज ने ऐसे अपर कट मारी थर्ड मैन की तरफ, तो थर्ड मैन वाला जो फील्डर है वो क्या करेगा, बॉल को ऐसे पकड़ेगा ना, समझ रहे हो ना बात को। इसका क्या मतलब हुआ कि तेज गति से आ रही उस बॉल की उस वेग को, उस रफ्तार को वो धीरे धीरे क्या कर लेगा, 0। देखो वो बॉल आ रही है, दिख रही है ना, आती हुई सबको आ रही है, यहाँ दिख रही है ना। और ऐसे जब वो बॉल आएगी यहाँ पर, तब वो क्या करेगा, इसको ऐसे धीरे धीरे 0 कर लेगा। और यहाँ पर आते आते उस बॉल की वेग, स्पीड, रफ्तार, चाल, गति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो किसी वस्तु का वेग, चाल, गति 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, तो कोई संख्या 0 से गुणा होती है, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 ही करना था अपने को, समझ रहे हो ना बात को। दूसरे नियम से आधारित आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा करेगा, वो इस प्रकार के उदाहरण पूछा करेगा। यदि कोई कार, जैसे सपोज करो या कोई खिलौना कार है ना, 1 किलोग्राम की कोई खिलौना कार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी रास्ते पर, किसी भी फर्श पर चल रही है, समझ रहे हो, और अचानक से ब्रेक लगाकर उसकी वेग, रफ्तार, गति को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो बताओ अब उस खिलौना कार में उत्पन्न संवेग कितना होगा ब्रेक लगाने के बाद। ब्रेक लगाने के बाद v क्या हो गया, 0। तो कोई भी संख्या 0 से गुणा होते ही 0, तो संवेग भी क्या हो जाएगा, 0। इसी वेग को, कहने का मतलब इसी संवेग को अपने को 0 करना था।
और कर दिया, ब्रेक लगाते ही कार्यक्रम खत्म, वेग जीरो, और वेग जीरो तो संवेग भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे ऐसे केसेज में जहां पर अपने को वेग को जीरो करना पड़े, कहने का मतलब ये v जीरो हो जाए, उस ऐसे ध्यान में रखना है। v जीरो वाले प्रत्येक उदाहरण में आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है गति का दूसरा नियम। समझ रहे हो ना बात को। जो भी जितने भी प्रकार की अपने गाड़ियाँ होती है उसमें जो शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं कि झटकों से अपन बचे। समझ रहे हो, खड्डा आ गया तो खड्डे का एहसास ही नहीं होता। अच्छा खासा पैसा दे के कार लेके आओगे तब एहसास नहीं होगा, है ना। हाँ, नहीं तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो, ये थी दूसरे नियम से रिलेटेड कहानी जो आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। तीसरे नियम की बातें कर लेते हैं, गति का तीसरा नियम। बहुत इजी कंसेप्ट है। यदि समय के साथ सारी चीज़ों को आप कैच करोगे, कवर करोगे, तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। देखो भैया, इस गति के तीसरे नियम का उपनाम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इसको क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया का बल नियम। और हमेशा ध्यान रखना, न्यूटन की प्रिंसिपल या बुक के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने ऐसा बताया था कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बलों का मान हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, F बराबर F, ये तो F कौन सा, F एक्शन वाला, और ये F कौन सा, F रिएक्शन वाला, है ना। रिएक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स, है ना। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत होगी। समझ रहे हो ना बात को। दिशा विपरीत का क्या मतलब हुआ, एक यदि इधर जा रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। और देखो, इसी तीसरे नियम पर आधारित बहुत बार, अब देखो एग्जाम्पलों की बात कर लेते हैं अपन, बहुत बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, है ना। और एग्जाम्पलों के केस में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, जैसे सपोज करो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, पता नहीं क्यों लिखा, आप ही बताओगे। मनुष्य का चलना न्यूटन की गति के कौन से नियम को फॉलो करता है। अरे मेरे भाइयों, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनो। जैसे सपोज करो अपन चल रहे हैं तो एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, ऐसे ही चलते हो ना, या फिर ऐसे चलते हो कि दोनों हाथ एक साथ आगे एक साथ पीछे। पता है आप लोगों को कैसे चल पाते हो आप, है ना, सब जानते हो। तो एक हाथ तो आपका आगे रहता है, इसका मतलब इसको तो मैं मान लू एक्शन फोर्स, क्रिया बल, और पीछे वाला प्रतिक्रिया। अब की बार ये क्रिया बल, पीछे वाला प्रतिक्रिया। समझ रहे हो ना बात को। तो मनुष्य का चलना न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है, तब डायरेक्टली जवाब देना क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। और मनुष्य का इस धरती माता पर, पृथ्वी पर चल पाना किसके कारण संभव है। अब याद करो आप बहुत प्रकार के बलों को। समझ रहे हो ना बात को। पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया होगा कि मनुष्य का चल पाना दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आप लोगों के सामने यह है, और एक पीछे का कंसेप्ट ध्यान में करो आप लोग, जब अपन घर्षण के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, याद आ रहा है कुछ। तो दो चीजें लागू होती है मनुष्य के चलने के रिगार्डिंग। ये दोनों चीजें के बारे में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ रहे हो। या फिर और दूसरे प्रकार के उदाहरण की यदि मैं बात करूं, क्या कि किसी इंसान का तैरना, स्विमिंग में आप लोग क्या करते हो। देखो भैया, आपको आगे जाना है इधर, तो आप पानी को ऐसे पीछे करते हो क्या, हाथों से करते हो क्या ऐसे पीछे। कहने का मतलब पानी जा रहा है, पानी को किया पीछे, आपने लगाया क्या, क्रिया, और पानी ने आप पर क्या कर दी, प्रतिक्रिया। आप कहां गए, आगे चले गए। तो तैरना भी ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है। तब बता दोगे ना, बता दोगे, मुझे विश्वास है बता दोगे, 100% बता दोगे। अब देखो भैया, नेक्स्ट प्रकार की यदि उदाहरण की अपन बात करें, तो नेक्स्ट प्रकार का उदाहरण अपने को ऐसे कहता है क्या, कि जैसे सपोज करो क्या कि अपन कोई बोटिंग कर रहे हैं कहीं पे, है ना। हाँ,
जाते हो ना घूमने के लिए, है ना, बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, हो जाओ अभी से शुरू। अभी तो जा नहीं पाओगे, बहुत प्रकार की चीज़ें, बहुत प्रकार की विजिटर्स प्लेसेस, है ना, वो ऑफ है ड्यू टू द, आपको सबको पता है किसके कारण, बहुत वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है मामला, समझ रहे हो ना बात को। तो बोटिंग में क्या होता है, नाव चलाते टाइम जो नाव चलाता है वो, यदि अपन पुराने प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक नाव की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने प्रकार की नाव की बात करें, इलेक्ट्रिक वाली की नहीं, पुरानी जो है वो एक ऐसे रहता है, उसके पास में कुछ बना हुआ सा जिसको चप्पू बोलते हैं ना, उस चप्पू से पानी को वो पीछे करता रहता है। तो पानी को उसने किया पीछे, उसने किया एक्शन, उसने की क्रिया, और पानी ने उसके साथ क्या करी, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। जैसे सपोज करो आपको कोई एक गाली निकाल दे, उसने, सामने वाले ने क्या करा, एक्शन लिया आपके खिलाफ, है ना, तो आप बदले में क्या करोगे, बनता है ना आपका भी तो हक कि यार मैं भी इसके साथ कुछ तो करूं, तो आप भी तो करते हो कुछ, लेकिन आप इस नियम को फॉलो करना भूल जाते हो। वो एक गाली निकालता है, आप 4 5 7 ही दे देते हो, है ना, तो फॉलो किया करो, सामने वाला एक निकाले तो एक ही निकालना है ना, निकालना ही नहीं है यार, अपन लड़ने झगड़ने के लिए और गाली गलौज के लिए थोड़े ना आए हैं, बहुत कुछ करना है। हमेशा एक स्वीट हार्ट की जैसे व्यवहार किया करो कि मुझे ज़िंदगी में लोगों से कुछ अलग करना है। अलग का मतलब ये नहीं कि लोग पत्थर नहीं मारते मैं पत्थर मार रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब जो गलतियाँ इंसान करते हैं वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, समझ रहे हो ना। तो चप्पू से उस पानी को पीछे करना और नाव का आगे जाना, या फिर उसी नाव से 2 प्रकार के बनते हैं क्वेश्चन। उसी नाव से जब अपन किनारे के पास में आ गए तो इतने पैसे दिए थे, हो गया, एक चक्कर मरवा के ले आया आपको, ऐसे चक्कर काट के ले आया कि हो गया साहब आपके पैसे वसूल। फिर आप उस नाव से किनारे पर आओगे तो आपका एक पैर उस नाव के पीछे की तरफ धक्का मारेगा और आपका दूसरा पैर कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वही आ गया ना मामला, चलना, तो एक पैर पीछे एक तरफ आगे, नाव जाएगी पीछे, आप जाओगे आगे। तो ऐसे ऐसे प्रकार की चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है नाव से रिलेटेड, समझ रहे हो ना। उदाहरणों की यदि बात करें तो जैसे सपोज करो आपके हाथ में कोई बंदूक है ना, तो वो बंदूक से आप गोली चला रहे हो, है ना, तो गोली गई आगे और एक झटका लगता है चलाने वाले के पीछे, तो कहने का मतलब एक्शन रिएक्शन होती रहती है, ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कुछ ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती होगी। तो इन सब उदाहरणों को आप लोगों को, हर प्रकार के उदाहरणों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, और ऐसा भी ध्यान में रखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दोनों की दिशा आपस में क्या होती है, उल्टी होती है ना, विपरीत दिशा। इस प्रकार से अपन ने गति के नियमों के बारे में डिस्कस करा, 3 प्रकार के नियमों को पढ़ा। फिर मैं फाइनली आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ से जिस प्रकार के आज तक क्वेश्चन बने थे उन सारे के सारे प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने डिस्कस करा। सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसे ही बहुत बार पूछ लिया जाता है कि न्यूटन ने गति से संबंधित नियम कितने दिए थे, तब 3 बताने हैं। और जब बीच बीच में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आए, हर प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने डिस्कस करा। ये था न्यूटन की गति के नियमों से संबंधित पोर्शन, न्यूटन की गति के नियमों से संबंधित पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगे रहे। थैंक यू वेरी मच।